हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। कभी बीमन किंग टायरेंट देता है। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार और साथ में हंसाने वाला है। क्या तुम सोचते हो मैं तुम्हें बचने का एक और मौका दूंगा? नहीं, तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। तभी हमारा इनसे खून से सना हुआ हाथ उठाते हुए कहता है, तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। कितना कहते ही अपना हाथ सीने के अंदर घुसा देता है। इसे देखकर वो डीमन भी एक पल के लिए शॉक हो गया। हमारा एमसी गुस्से में अपने दांत बीचते हुए वहीं पर बैठा होता है और इसी के साथ एक जोर की एनर्जी वेव आसमान से गिरते हुए दिखाई देती है और वो एनर्जी वेव सीधा हमारे एमसी पर आकर गिरती है, जिसे देखकर वो डीमन भी अपने मन में कहता है, टाइम रिग्रेशन, ये तो एक एंशियंट इविल गॉड की पावर है। ओ, अभी समझा। तुमने अपनी हार और 200 सालों की ह्यूमिलेशन इसके लिए सहन की थी। तभी हमारा एमसी चिल्लाकर उस डीमन को गाली देते हुए कहता है, तुम बस वेट करो और देखो, अगली बार मैं पूरी तैयारी करके आऊंगा और तुम्हारी हार मेरे ही हाथों से होगी। तुम सभी शापित डीमंस का खात्मा मेरे ही हाथों से होगा। तभी वो डीमन एक क्रीपी सी इविल हंसी हंसते हुए कहता है, मैं इसके आगे की सोच रहा हूँ। तुम सिर्फ अकेले ऐसे इंसान हो जिसे मैंने एक्नॉलेज किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस एनर्जी वेव के साथ में हमारा एमसी गायब हो जाता है। तभी हमें सेंट्रल प्लेन मुरिम को दिखाया जाता है, वही जगह, वही सेक जो कि हमारा मानवा के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कभी एक तेज एनर्जी बीम आकर उस घर के साथ में टकराती है और इसकी वजह से छत में एक बहुत ही बड़ा छेद हो गया। हमें उस छेद में से घर के अंदर दिखाया जाता है एक लड़का फ्लोर पर बेहोश हालत में पड़ा हुआ है। कभी वो लड़का अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, सिर्फ 10 साल बचे हैं उन सभी डिमंस को यहाँ पर आने के लिए। और इसी के साथ हमें पता चलता है यही हमारा MC1 है, जो कि उस टाइम डिग्रेशन की पावर का यूज करने की वजह से अपने पास्ट लाइफ में आ गया है। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑर्थोडॉक्स अलायंस के मार्शल आर्ट एकेडमी को दिखाया जाता है। कभी दो आदमी अपने हाथों में सामान लिए हुए उस टूटी छत की मरम्मत करते दिखाई जाती है। तभी उनमें से एक कहता है, पता नहीं वो लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ से आकर यहाँ पर गिर गए। इस पर दूसरा आदमी कहता है, लगता है काफी शक्तिशाली थी, इसकी वजह से तो हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड की छत भी बर्बाद हो गई। फिर भी अच्छा ही हुआ वो लूजर ही सिर्फ इसमें घायल हुआ। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, लूजर? कौन सा लूजर? उस पे वो पहले वाला इंसान कहता है, वही मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर जो कि अपनी इनर एनर्जी को यूज नहीं कर पाता है। और इससे हमें पता चलता नहीं है ये दोनों लोग हमारे MC1 के ही बारे में बोल रहे होते हैं। तभी वो अगला आदमी बोलता है, मैंने तो ऐसा सुना है कि वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। तभी वो हंसते हुए कहता है, ये अच्छा ही हुआ अगर वो सच में इंजर्ड है, क्योंकि उसका आज पब्लिक एग्जीक्यूशन है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेक का ट्रेनिंग ग्राउंड, जहाँ पर दो लोग अपने हाथ में भाले लिए खड़े होते हैं और आजू बाजू में बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई है जो कि उनकी फाइटिंग को देखने के लिए आए गए। तभी उस सेक के लीडर अनाउंसमेंट करते हैं कि ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के स्कीयर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए ये ड्यूअल ऑफिशियली शुरू किया जाता है। इसे शुरू कर वहाँ खड़े बाकी रिसर्च बॉल काफी एक्साइटमेंट में फाइटिंग अरीना की ओर देखने लगते हैं। तभी हमें उन फाइटर्स का इंट्रोडक्शन बताया जाता है। एक साइड पर है करंट असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर साबिगा, जो कि हमारा MC होता है, जो अपने स्पीयर को लेकर अरीना में खड़ा होता है। साबिगा कहना थोड़ा सा अजीब लगता है, तो मैं सिर्फ MC1 ही कहूंगा। हमारे MC पर यह नाम सूट भी करता है। तो आगे बताया जाता है तो हमारे MC को उसकी पोजीशन के लिए चैलेंज किया है। इसका नाम इनविंसिबल डिवाइन स्पीयर मेंग संड्यो के। वो हमारे MC से कहता है, मैं सिर्फ असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर साबिगांग की एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ, ताकि इस ड्यूल के बाद हमें पता चल सके कौन असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की पोजीशन को सच में डिजर्व करता है।
तभी अनाउंसर हमें बताता है, तुम दोनों लोग अपनी मार्शल आर्टिस्ट की हॉनर को दाव पर रखकर फाइट करो। मैं कॉन्डियो हमारे एनसी से कहता है, तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। इतना कहकर वो अपना स्पीयर अरीना में पटकता है और हमारे एमसी से कहता है, मुझे तो पता चला तुम पर कैसे लाइटनिंग आकर गिरी थी। मुझे तो लगा तुम कुछ बहाना बनाओगे फाइट से बचने के लिए। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे तो लगा तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। जाने दो, छोड़ो। वैसे भी मैं इस फाइट को जल्द भी खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर वो अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और अपना हाथ दिखाते हुए हमारे एनसी से कहता है, अगर तुम चाहो तो सरेंडर कर सकते हो। तभी हमारा एनसी खुद से कहता है, मैं एक ऐसा डिसाइपल हूँ जो कि अपनी इनर एनर्जी को यूज नहीं कर सकता, और ये सब का कारण यह है कि मैं जन्म से ही ऐसा हूँ, पर अब नहीं और नहीं होगा। पास्ट में मेंग डोनसियुक ने मुझे हरा दिया था। मुझे पब्लिक के सामने बहुत ही ज्यादा जली किया गया। मेंग डोनसियो को इंस्ट्रक्टर की पोजीशन दी गई थी और मुझे ईरन बॉयज के काम करने के लिए मजबूर किया गया। मैंने अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही ज्यादा सफर किया है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। डोनसियो हमारे एमसी वन को घूर कर देखते हुए जा रहा होता है। तभी हमारा एमसी कहता है, चलो आओ, अब सब हिसाब बराबर करते ही, और गाली देते हुए कहता है, मैंने इस दिन का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। इतना कहकर वो डोनसियो को इशारे से लड़ाई के लिए बुलाने लगता है, जिसे सुनकर डोनसियो गुस्से में पागल होते कहता है, हराऊ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना एरोगेंटली एक्ट करने की? मैं तो तुम्हें अपनी इंस्ट्रक्टर की गाइड को बचाने का मौका दे रहा था। अब वक्त हो गया है तुम्हें अपने इस एरोगेंट मूव की कीमत चुकाने का। इतना कहकर वो अपना भाला लेकर एनसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपना अटैक बुल डिमन स्पीयर आर्ट को यूज करते हुए एनसी वन पर हमला कर देता है और हमें अरीना में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका होते हुए दिखाया जाता है, जो कि डोनसियोक की अटैक की वजह से होता है। तभी डोनसियोक अपना फर्स्ट फॉर्म पेरुशियस बुल चार्ज अटैक कर देता है। तभी वो शॉक होते हुए कहता है, मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। तभी दिखाते हैं उस जगह पर हमारा एमसी होता ही नहीं। तभी एमसी डोनसियोक के पीछे से कहता है, तुम्हारा अटैक तो काफी अच्छा है, पर तुम्हें अपने अटैक को सही जगह लैंड करना होगा अगर तुम्हें मुझे हराना चाहते हो। तभी डोनसियोक गुस्से में पीछे पलटकर एमसी पर अटैक कर देता है, जिसे हमारा एमसी ऊपर कूदकर उस अटैक से बच जाता है और अरीना में लैंडिंग करता है। इस पर डोनसियोक बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने मन में सोचता है, वो मेरे हमले से बच कैसे सकता है। मैंने तो सालों तक बुल डिमन स्पीयर आर्ट टेक्निक की ट्रेनिंग की है। मुझे तो बताया गया ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर ये तो मैंने जैसे सुना था उससे काफी अलग है। तभी एमसी डोनसियोक से कहता है, तुम तो बहुत स्लो हो, कैसे तुम किसी और को ये स्किल सिखा सकते हो। तभी डोनसियोक अपने मन में सोचते हुए कहता है, ये सच नहीं हो सकता है, ये बस इस टाइम लकी था जो मेरे अटैक से बच गया। तभी वो अपना पैर जमीन पर जोर से पटकते हुए और एक स्टैंस लेकर छलांग लगाते हुए एमसी पर अटैक कर देता है और चिल्ला कर कहता है, मर जाओ हराम। इतना कहकर अपने अटैक बुल डिमन स्पीयर आर्ट के फोर्थ फॉर्म को यूज करता है और तेजी से अटैक करते हुए हमारे एमसी की ओर आता है। और तभी हमें डॉनसेप के अटैक को दिखाया जाता है, जिसकी नाम कॉलिंग बुल स्ट्राइक होता है। इस अटैक को अपनी ओर आते देख सीरियस हो जाता है, अपने हाथ में स्पीयर को कसकर पकड़ता है और अपने स्पीयर को अपनी चारों ओर घुमाते हुए आगे बढ़ने लगता है। फिर अपने स्पीयर को हाथ में पकड़कर फाइटिंग स्टांस में खड़ा हो जाता है। तभी डोनसियोक एमसी पर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अब कोई रास्ता नहीं, तुम मेरे अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ में फायर को गैदर करते हुए अपना फायर बॉल अटैक रेडी करता है और अपने फायर अटैक को डोनसियोक पर लॉन्च कर देता है, जिससे कि हिट होते ही डोनसियोक हवा में दूर उड़ा देता है। उस अटैक का प्रेशर और एनर्जी को फील करते हुए
वहां पर खड़े हुए एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं कि डिसाइपल्स भी बहुत हैरानी से अरीना की ओर देख रहे होते हैं। तभी सीन अरीना पे शिफ्ट होता है जहाँ पर डोन्सियो काफी बुरी हालत में दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से फायर से कवर होता है और फायर फायर कर कर चिल्ला रहा होता है। तभी सेक टेलर अनाउंस करते हैं कि ड्यूल मैच यहाँ पर खत्म होता है और इस ड्यूल का विजेता है असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर साबिगांव, जो कि हमारा उंगसीवॉन ही होता है, जो कि अरीना के बीच में स्वैग से खड़ा होता है और डॉन्सियो बहुत बुरी हालत में अरीना में पड़ा होता है, जो कि पानी पानी कहकर चिल्ला रहा होता है। तभी हमारा एनसी सोचते हुए कहता है कि मुझे डीमंस ने जिंदा पकड़ लिया था और डीमन रील में ले जाया गया। वहां मेरे दशकों तक जैसे तैसे सर्वाइव किया, अपनी पास्ट मेमोरी को सोच रहे होता है। अब इस प्रोसेस में मैंने एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात समझ में आई और वो है हाई लेवल मैजिक। तभी डॉन्सियो वहीं पर अरीना में पड़ा हुआ होता है। तभी हमारा एसी हंसते हुए रिस्पेक्ट देता है और कहता है इस मार्शल आर्ट को फायरबॉल कहते हैं। तभी डॉन्सियो वहां पर पड़ा होता है, जिसको दो लोग आकर स्केचअप पर उठाकर ले जाते हैं। उस पर हमारा एनसी उसे हाथ दिखाकर चिढ़ा रहा होता है। तभी सीन डिसाइपल पर फोकस होता है, जो कि आपस में बातें करते हुए कहते हैं क्या था ये, क्या सच में इस तरह की कोई मार्शल आर्ट भी होती है। कभी सेक का एक एल्डर गुस्से में कहता है ये किस तरह की नॉनसेंस है। कभी दूसरा एल्डर एम्फियन को कहता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर कर साबिगा, तुमने इस फाइट को जीत लिया है, पर मुझे लगा तुम तो इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। इस पर उंगसी कहता है अरे वो तो बस मैं लकी था। तब एल्डर शॉक होते हुए कहता है लकी, कैसा लक। उस पर हमारा उंगसी कहता है कुछ दिनों पहले मैंने एक जड़ी बूटी खाई थी, ऐसी जड़ी बूटी जो मैंने आज तक नहीं देखी थी, और उसके कुछ समय बाद ही मैं अचानक से इंटरनल एनर्जी को यूज कर पा रहा था। कभी एक एल्डर गुस्से से हमारे एमसी से कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, इतनी बेतुकी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, क्या तुम हम सभी की बेइज्जती करना चाहते हो। इस पर हमारा एमसी कहता है ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो भरोसा करो या ना करो, वैसे भी ये क्या ही मैटर रखता है, क्या मैंने फाइट में कोई चीटिंग की है। ये तो इंस्ट्रक्टर की पोजीशन के लिए ड्यूल था, लेकिन सिर्फ स्पीयर का ही यूज करना है, वैसा जो कोई रूल नहीं है। मुझे पता नहीं आप मेरे से इंटेरोगेशन क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने तो एक फेयर फाइट करके जीत हासिल की है। तभी वो एल्डर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहता है। तभी ये दूसरा एल्डर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है शांत हो जा, तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। तभी वो एल्डर पलट कर हमारे एनसी से कहता है तुम सही हो, तुमने इस फाइट को जीत लिया है। वो एल्डर इतना कह ही पाता है, तभी हमारा एनसी बीच में हाथ उठाते हुए कहता है सॉरी एल्डर, आपको बीच में रोकने के लिए, जैसे कि सभी लोग यहाँ पर ही है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस पर वो एल्डर मास्टर कहते हैं कैसी रिक्वेस्ट। तभी हमारा एनसी जमीन पर स्पीयर पटकते हुए कहता है मैं ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर की प्रमोशन के लिए टेस्ट की रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमारा एनसी चलते हुए कहीं जा रहा होता है। अभी उसके पीछे के डिसाइपल बातें करते हुए कहते हैं अरे ये तो वही है जिसने कि ड्यूल मैच को जीता था। कभी दूसरा डिसाइपल कहता है क्या सच में तुम सच बोल रहे हो। कभी हमारा एनसी ऊपर देखता है पर हमें पूरी ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। तभी हमारा एलसी अपने मन में सोचते हुए कहता है मुरिम के ऑर्थोडॉक्स अलायंस में बहुत से मार्शल ट्रेनिंग हॉल है जिनकी किसी एक ही पर्पज है टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को बड़ा करना, जो कि आगे फ्यूचर में जाकर ऑर्थोडॉक्स अलायंस को सपोर्ट करेंगे। इन ट्रेनिंग हॉल में से 15 से 18 साल के बच्चों को ही एंट्री दी जाती है और उन बच्चों की ट्रेनिंग के लिए ऑर्थोडॉक्स अलायंस के बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट मास्टर को नियुक्त किया जाता है। उन ट्रेनिंग मास्टर को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर और सीनियर इंस्ट्रक्टर, जिसमें कि असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर बच्चों को ट्रेनिंग में सिर्फ असिस्ट करता है, जबकि सीनियर इंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि बच्चों को एक्चुअल में पढ़ाता है। इतना सोचते सोचते हमारा एमसी जा ही रहा होता है,
तभी उसे कोई पीछे से आवाज देता है। जैसे एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक व्हाइट ड्रेस में बूढ़ा एल्डर खड़ा होता है। तभी वो हमारे एमसी से कहता है, तुम अचानक से इंटरनल एनर्जी कैसे यूज करने लगे, तुमने आके ऐसा क्या ही किया है। तभी हमें उन एल्डर के बारे में बताया जाता है। वो है ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के रिकवरी बॉडी पवेलियन के मास्टर जिन बेग। सिंपल में कहूँ तो वो एकेडमी के फिजिशियन मास्टर होते। तभी हमारा एमसी कहता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वो बस मेरा लक था। तभी एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो, मुझे पता है, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इलाज किया है। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम इंटरनल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, मैंने हर प्रकार के मेथड को यूज करके तुम्हारा इलाज करने की कोशिश की। लेकिन अगर ये कुछ ऐसा था जो कि इतनी आसानी से ठीक हो सकता है, तो मैं एक बहुत ही ज्यादा बेकार फिजिशियन जिसे कि इतना भी पता नहीं था ना कहते ही वो अपने घुटनों पर आकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारी इस हालत की वजह से तुम बाकी सभी लोगों से नफरत करते थे। अब तो मुझे तुम्हें अपना चेहरा दिखाने में भी शर्म आ रही है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तभी हमारा एमसी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, ये अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले। यह एक ऐसा इंसान है जो कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स के समान है। तकरीबन 500 साल पहले, नहीं, मुझे लगता है आज से करीबन 15 साल पहले, वो इंसान है जिन्होंने दौड़ते हुए आग में जाकर एक मरते हुए बच्चे को बचाकर लाए थे जिस पर कि बैंगलिट ने हमला कर दिया था। और यही वो इंसान है जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी जिस दिन पास्ट में डिमंस ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप मारे ना जाए। इतना सोचकर हमारा एमसी फिजिशियन मास्टर जिन बेग से कहता है, आप खुद को दोष देना बंद करो और मेरे लिए इतना परेशान मत होइए। तभी हमारा एमसी मास्टर का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मैं सारी मुसीबतों को जड़ से खत्म कर दूंगा। तभी हमारा सीन रात पर शिफ्ट होता है जहाँ पे एमसी खिड़की के सामने खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है। तभी वो अपने हाथों में ब्लू कलर की एनर्जी को जनरेट करते हुए कहता है, मेरा जब रिग्रेशन हुआ तो इस बीच मैं 90% तक अपने माना को खो दिया था। मैं पहले ही बता दूं कि माना एक ऐसी एनर्जी है जो कि मैजिक कास्ट करने में काम आती है। जितना ज्यादा माना उतनी ही पावरफुल मैजिक। तभी एमसी कहता है, अभी के लिए सबसे बेस्ट ये है कि मैं 4th लेवल का मैजिक यूज कर सकता हूँ। कितनी निराशाजनक बात है ये। मुझे 8th लेवल के सर्कल तक पहुंचने के लिए हजारों साल लग गए थे। लेकिन रुको, मुझे खुश होना चाहिए, एटलीस्ट मैं माना को यूज तो कर पा रहा हूँ। तभी हमारा एमसी सीरियस टोन में कहता है, ये वापस आ गया उस नट जैसी जगह से। तभी हमें फिर से एमसी के पास को दिखाया जाता है, जैसे उसको स्लेव बनाकर डीमन दिल में ले जाया गया, कैसे उस पर अनगिनत एक्सपेरिमेंट किए गए और उनकी वजह से कैसे हमारा एमसी चेंज हो गया। आखिर में वही डायमेंशन पोर्टल दिखाया जाता है जिसके की सामने हमारा एमसी खड़ा होता है। तभी एमसी कहता है, इस जियांग मुरिम वर्ल्ड की हिस्ट्री फिर से रिवर्स हो गई है और वो सभी डिमंस अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। लेकिन तभी हमारा एमसी अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, लेकिन आज से एग्जैक्टली 10 साल बाद वो सभी डिमंस धरती पर हमला करने के लिए जरूर आएंगे और जब ऐसा होगा फिर से मुरिम को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। मेरे पास उन 300 सालों की मेरी मेमोरीज है जिसमें डीमन आर्मी की सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि वो किस टाइप का मैजिक यूज करते हैं, किस तरह के आर्टिफैक्ट और हथियार उनके पास है। इसलिए मैं पूरी तैयारी करूंगा इन सब के लिए। लेकिन उन सभी से बढ़कर तभी हमें डीमन किंग टायरन को दिखाया जाता है। मैं उससे किस तरह से जीत पाऊंगा, इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है। इन सभी के बारे में सोचकर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमारे एमसी के रूम पर आता है जहाँ पर उसे कोई आवाज देते हुए कहता है, अंदरो साबिगांग। इस पर एमसी कहता है, पवेलियन मास्टर, क्या कोई बात है? तभी फिजिशियन मास्टर कहते हैं, वाइस एकेडमी मास्टर चियोन सेमियून उनसे मिलना चाहते हैं।
इस पर एमसी कहता है, क्या वो अभी मुझसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने ही आपको ये बात मुझ तक पहुंचाने के लिए कहा है? इस पर पवेलियन मास्टर कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता हो रही थी। मुझे लगता है ये सभी तुम्हारी उस प्रमोशन रिक्वेस्ट की वजह से होगा। तुम्हें वहां पर जाकर एक बार देखना चाहिए।